गरीब देवरानी को मुंह दिखाई में 4 अमीर जेठानी ने दिया नेग। वैसे दीदी का कमरा बहुत अच्छा लग रहा है ना, उन दोनों को पसंद तो आएगा। हाँ पूनम, उन दोनों को ये कमरा बहुत पसंद आएगा, तुम देखना। दीदी घर में नई बहू आ रही है, उसकी मुंह दिखाई के नेक के बारे में कुछ सोचा आपने? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं अपनी देवरानी को क्या दूं? हाँ भाभी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं मुंह दिखाई के नेक में नई देवरानी को क्या दूं। अरे बाकी अभी नई बहू को घर में तो आने दो, 2 दिन बाद मुंह दिखाई रखेंगे, जब तक हमारे पास बहुत टाइम है। पूनम ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे बाहर से गाड़ी की आवाज आ रही है, लगता है वो दोनों आ गए। चारों जेठानी खुशी के मारे उनके कमरे को सजाने के बाद तुरंत नीचे आ जाती हैं और हाथों में फूल आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाती हैं। बाकी दूसरी जेठानी चावल का कलश रख देती हैं। तुम दोनों ने विदाई के बाद मंदिर जाकर अच्छे से पूजा तो की है ना? भगवान का आशीर्वाद लिया? हाँ भाभी, ले लिया। फिर बड़ी देवरानी रेशमा देवरानी की आरती कर गृह प्रवेश करती है और बाकी जेठानियां उन पर फूलों की बारिश करती है, जिसके बाद दोनों की अंगूठी ढूंढने की रस्म की जाती है। पूजा पूजा, तुम जीतो, जल्दी से अंगूठी को ढूंढ लो। हाँ पूजा, जल्दी ढूंढो। हाँ जेठानी जी। भाभी माँ, दिस इज नॉट फेयर। मेरी पत्नी के आते ही आपने उसकी साइड ले ली, मुझे छोड़ दिया। हाँ तो तुम्हें बहुत लाड कर लिया, अब अपनी देवरानी को लाड करूंगी। और क्या, मैंने अंगूठी निकाल ली। अरे वाह, ये तुमने बहुत बढ़िया किया, अब तो तुम्हारी ही चलेगी, देवर जी की नहीं। हाँ, देखकर तो मुझे लग रहा है अगर मैं जीत भी जाता ना तो आप चारों जेठानी जी अपनी देवरानी का साइड लेती। 100% देवर जी, तुम्हें सच कहूं छू। अरे जेठानी जी, आप गुजराती हैं क्या? नहीं, मेरी माँ गुजराती, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत बोलने आता है। ऐसे ही हंसी खुशी पहली रस्म हो जाती है। सब आराम करने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन पूजा अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको परोसती है। कैसा बना है जेठानी जी? अच्छा तो है, पर थोड़ा नमक मिर्च का बैलेंस नहीं है। हाँ पूजा, और पूरी भी तुमने गोल नहीं बनाई। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। कोई नहीं भाभी, सीख जाएगी मेरी पूजा। हाँ, हम भी यही कह रहे हैं देवर जी। वैसे जेठानी जी, हमारी देवरानी मायके से कुछ दहेज लेकर आई है या नहीं? अरे गीता, तुम भूल गई, हमारी देवरानी गरीब घर से आई है, वो कुछ लेकर नहीं आई। ना हमें कुछ चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। ये सुन पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। भाभी, आपने क्या किया? सॉरी व्योम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं देवरानी जी से अभी माफी मांगती हूँ। मैं जानता हूँ भाभी, आपने जानबूझकर नहीं कहा, पर आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई नहीं, मैं उसे समझा लूंगा। ये कहकर व्योम भी कमरे में चला जाता है। व्योम पूजा को समझाता है, उसे बुरा नहीं लगता। अगले दिन मुंह दिखाई रखी जाती है, जहां बाहर के पड़ोसी रिश्तेदार भी आए होते हैं। 2 बहू किसी न किसी काम में व्यस्त थीं और 2 बहू रसोई में थी। देवरानी सबके सामने घूंघट करके बैठी थी। तुम्हारी जेठानी कहाँ है? चारों के चारों तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ मुंह दिखाई के लिए मुंह दिखाई की रस्म तो उन्हें शुरू करनी थी। अरे आप लोग मुंह दिखाई की रस्म शुरू कीजिए, हम आते हैं, थोड़ा सा खाना भी तो बनाना है ना। ठीक है। एक एक करके आए रिश्तेदार बहू का घूंघट उठाकर उसे नेक का लिफाफा देते हैं। कोई साड़ी देता है, कोई पायल देता है, तो कोई कुछ और। तभी संगीता घूंघट ऊपर करके कहती है, बहू तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम्हारी जेठानी तुम्हारे साथ ठीक नहीं लगती। सच बताऊं तो तुम्हारी जेठानियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें बहुत नापसंद करती हूँ। और जब से पता चला कि व्योम ने गरीब लड़की से प्यार किया और उससे शादी की है, तब से वो मुंह बनाकर बैठी हुई है। और आज जो तुम्हारे सामने हंस रही मुस्कुरा रही, वो सिर्फ एक दिखावा है। और देखो, अभी तक तुम्हें मुंह दिखाई का नेग नहीं दिया। हाँ ताई, तुम ठीक कहती हो। मैंने तो रेशमा पूनम पाखी से पूछने की भी कोशिश करी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो तुम्हारे लिए खुश है ही नहीं। अरे मुंह दिखाई हो गई क्या? ये लीजिए, आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक समोसा लीजिए, उसके बाद खाना खाएंगे सब। अरे रेशमा बहू, तुम चारों ने तो अपनी देवरानी को मुंह दिखाई का नेग ही नहीं दिया। तुम तो रस्म पूरी करो। संगीता ताई, हमारे पास रस्म पूरी करने के लिए अभी कोई नेग नहीं है। हाँ ताई, अभी हमने कुछ नहीं खरीदा। आहिस्ता से संगीता पूजा के कान में कहती है। सब कुछ सुन लिया ना बहू अब तो तुमने? यह सुन पूजा को बहुत बुरा लगता है। खाना खाकर सब लोग चले जाते हैं। सबने बहू को मुंह दिखाई की रस्म का नेक दिया था, लेकिन उसकी खुद की चारों जेठानी ने कुछ नहीं दिया होता। पूजा के मन में शक बैठ जाता है। मुंह दिखाई की रस्म की वजह से घर में गंदगी फैली थी। कुछ देर बाद, अरे हमारे घर में तो कोई नौकर भी नहीं है और अभी ये काम मुझसे नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं हो रहा गीता, मुझे तो टेंट वाले को शादी का पैसा देने जाना है और मुझे पार्लर जाना है, मेरी एक अपॉइंटमेंट भी थी आज की।
अरे तो ये सारा काम मैं तो अकेले नहीं कर सकती, मेरी मम्मी ने भी आज मुझे घर बुलाया है। पूजा, अब तो तुम भी इस घर का हिस्सा हो, तो तुम घर आज संभाल लो, हम चारों को कहीं बाहर जाना है। ठीक है जेठानी जी, आप जाइए, मैं करती हूँ। ये कहकर चारों जेठानी घर से बाहर निकल जाती हैं। बेचारी पूजा पूरे ससुराल की खुद सफाई करने लगती है, तभी प्रीति आ जाती है। अरे ये क्या पूजा, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म को 5 घंटे बीते और तुम पर घर का इतना काम छोड़कर तुम्हारी चारों जेठानी फुर्र हो गई। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी जेठानी तुमसे प्यार नहीं करती। अब तो मुझे भी लग रहा है ये बाहर वाले लोग सही बोल रहे हैं। कल भी तो चारों जेठानी ने मुझे गरीबी के लिए बोला और आज मुझे कोई नेक भी नहीं दिया। लगता है वो सच में मुझे पसंद नहीं करती। नहीं प्रीति दी, मुझे लगता है कि मेरी चारों जेठानी ऐसी नहीं है। ठीक है, बताना मेरा फर्ज था, बाकी तुम देख लो, कहीं तुम्हें इस घर से बाहर ना निकाल दे। इतना कहकर प्रीति चली जाती है। वहीं चारों जेठानियां अपना काम निपटाकर ज्वेलर्स पर डायमंड और सोने के नेकलेस देखती हैं। पूनम, गीता, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कौन सा नेकलेस दूं मैं पूजा को। ये दे दो ना दीदी, ये हीरो का हार बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं उसे कोई ड्रेस दे देती हूँ, मैं सोने का हार दे देती हूँ। बाकी तुम हनीमून की टिकट बुक कर देना, ये उसकी मुंह दिखाई का शगुन हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। चारों जेठानी उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर और टिकट बुक करके घर पहुंचते हैं। 2-4 दिन गुजरते हैं, वो कोई काम खुद नहीं कर पाती और घर पर सरप्राइज देने का प्लान करती हैं, तो सारा काम पूजा को करना पड़ता है। एक दिन रेशमा फोन पर थी। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको मलाई कोफ्ता खाना है ना, पूजा बना देगी, आज मैं बिजी हूँ। हाँ। पूजा झाड़ू लगा रही थी कि रेशमा के पैरों में झाड़ू लग जाती है। अरे पूजा, तुम्हें दिखाई नहीं थे तब मैं फोन पर बात कर रही हूँ, तुमने पैरों में झाड़ू मार दी। झाड़ू लक्ष्मी माता होती हैं। माफ कर दीजिए जेठानी जी, अब तो जेठानियां जी मुझे डांटने लग गई हैं। चारों जेठानी बिजी होती हैं तो घर का सारा काम पूजा ही संभालती है। शाम को चारों एक साथ बैठकर चाय पी रही थी कि कमरे से बाहर जाते वक्त पूजा सुनती है। अब देखना जेठानी जी, हम पूजा के साथ ऐसा करेंगे कि उसकी शक्ल देखने लायक होगी। हाँ दीदी, वो इसी के लायक है, और जब उसे पता चलेगा ना तो उसे बहुत तेज का धक्का लगेगा। हाँ ठीक है, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते, कहीं उसने पहले ही सुन लिया तो हमारी हकीकत जान जाएगी। तो उसके बाहर निकालने का इंतजाम हो गया ना? हाँ, कल ही करेंगे। हे भगवान, कहीं चारों जेठानी जी मुझे घर से बाहर तो नहीं निकालना चाहती। क्या मैं इतनी चुभती हूँ उन्हें कि मेरी गरीबी से ज्यादा फर्क पड़ रहा है? वो ये नहीं समझती कि मैं व्योम से कितना प्यार करती हूँ। पूजा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अगले दिन चारों जेठानी अपने पतियों के जाने के बाद छत पर सजावट कर लेती हैं और पूजा को काम में उलझा कर रखती हैं। फिर शाम को पूजा के हाथों को पीछे करके बांध देती हैं और आंखों पर पट्टी बांध देती हैं। जेठानी जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं जानती हूँ आप मुझे घर से बाहर निकालने वाली, मेरी आंखों से पट्टी हटा दीजिए। क्या? पूजा, बिल्कुल शांत रहो और चुपचाप हमारे साथ चलो। हाँ, चुपचाप चलो। चारों जेठानियां उसे छत पर ले जाती हैं और उसकी आंखों से पट्टी हटा देती हैं। छत पर सरप्राइज देख पूजा हक्की बक्की रह जाती है। गीत पार्टी पॉपर ब्लास्ट करती है। ये कैसा लगा तुम्हें अपने मुंह दिखाई का नेक? उप्स, हमने तो गिफ्ट ही नहीं दिया। मेरी तरफ से ये सुंदर सी ड्रेस तुम्हें, और मेरी तरफ से ये हीरो का हार, और मेरी तरफ से ये सोने का नेकलेस। छोटी जेठानी की तरफ से हनीमून की टिकट, वो भी स्विट्जरलैंड की। क्या सच में ये सब मेरी मुंह दिखाई का नेक है? ये तो बहुत अच्छा है, पर आप तो कह रही थी कल आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे और मेरे साथ ऐसा करेंगे कि मैं उसी के लायक हूँ। क्या बोल रही हो पूजा? हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारे व्योम की पत्नी हो, व्योम हमारे बेटे जैसा है, तो तुम भी तो ऐसी हुई। क्या तुम्हें ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था कि हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे? हाँ, और वो संगीता ताई, प्रीति दी भी यही बोल रही थी। ओहो, वो दोनों, उन्होंने तुम्हारे कान भर दिए, बहुत कान भरती हैं वो गली मोहल्ले में, उनसे दूर रहा करो तुम। हाँ, यही बोली होंगी कि तेरी चारों जेठानी ऐसी हैं वैसी हैं। हाँ दीदी, सॉरी, इस वजह से मेरे मन में बहुत शक पैदा हो गया था और मैं उल्टा सोचने लगी थी। कोई बात नहीं, अब तो सच पता है ना, हम अपनी प्यारी देवरानी से बहुत प्यार करते हैं। उस दिन टाइम नहीं मिला था कि क्या गिफ्ट ले, इसलिए जब नहीं दिया। इस तरह पूजा अपनी चारों जेठानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अपने हनीमून के लिए भी व्योम के साथ घूमने जाती है। योर ऑनर, सच तो ये है, इस मुजरिम ने कानून को अपने हाथ में लेकर कानून का अपमान किया है, कोर्ट को गुमराह किया है, साथ ही पुलिस वाले पर गोली चलाने की कोशिश की है। आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत उसे जुर्माना भी देना होगा और जेल की सजा दी जाए, वरना हमारे देश में ऐसे ही अपराध होते रहेंगे, कुछ लोगों को इंसाफ मिलना बंद हो जाएगा। नहीं, आप मुझे इतनी खतरनाक सजा मत दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगा।
नहीं जज साहब, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू। कोर्ट में शोर मचने लगता है और जज ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। कोर्ट में शोर मत करिए। जैसे कि सारे सबूत और दावों को मद्देनजर रखते हुए हम दोषी मुजरिम टप्पू को जुर्माना 1,00,000 रुपए और 6 महीने की जेल की सलाखों की सजा सुनाई जाती है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। सब लोग कोर्ट से बाहर आते हैं कि गरीब घर में बैठा हुआ वकील के कपड़ों में शिवम फोन करता है। डैड वेयर आर यू? आपको अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? अरे आज तो कोर्ट छोड़ दीजिए, मैं भी तो कोर्ट छोड़ कर आया हूँ। सॉरी बेटा, बस हम आ ही रहे हैं। पक्का ना? नारायण भैया अर्पित कहाँ हैं? अरे मैं सबको ला रहा हूँ, ये सब भी अपने अपने केस में लग गए हैं। अब तू तो जानता है वकीलों की क्या हालत होती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब तक वो आ रहे मैं इन लोगों से बात कर लेती हूँ ना। माँ आप भी तो फैमिली कोर्ट से रिलेटेड महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, कोई अपना केस नहीं छोड़ रहा। और आज तो आपके वकील बेटे का स्पेशल डे है, उसका रिश्ता जुड़ना है। अच्छा जी, हमारा वकील बेटा नाराज हो रहा है, जल्दी आप उन दोनों को भी ले आइए। हाँ हाँ। दोनों फोन रख देते हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, आप तो जानते हैं वकीलों से भरा घर है हमारा, तो ये सब काम कभी खत्म नहीं होता, इसलिए हम अपने घर में सीधी सीधी घर संभालने वाली बहू चाहते हैं और आपकी पार्वती बिटिया हमें पसंद आ गई है। आपको हमारी बिटिया पसंद आ गई और हमें क्या चाहिए, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। ये सुन सब खुश हो जाते हैं। पार्वती सबका मुंह मीठा करती है। इतने में बहू के वकील ससुराल वाले भी आ जाते हैं, जहां थोड़ा सा डिनर किया जाता है और कुछ दिनों में शादी करके पार्वती अपने वकीलों से भरे ससुराल में आ जाती है, जहां देवर को खाना परोसते समय पार्वती कहती है, देवर जी ये लीजिए, थोड़ा और मक्खन खाइए, मैंने सुना है माँ जी से आपको बटर पराठे बहुत पसंद है। ये सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप मुझे इतना मक्खन खिला खिलाकर मारना चाहती है क्या? आपको पता है ना कितना फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है फिर। वैसे तो मैं कॉर्पोरेट वकील हूँ, आईपीसी धारा 307 के तहत मुझे मक्खन वाला पराठा खिलाकर मारने की कोशिश में सजा भी हो सकती है। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आपका मक्खन कम कर देती हूँ। बहू को इस तरह देख सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे बहू ये नालायक बेटा है ना, डरा रहा है तुझे और कुछ नहीं। घर में सब वकील बैठे हैं, सब समझदार हैं, ये तेरे साथ ऐसा करे, तू हमारे पास आ जा ना। हाँ बहू, ये तुझसे फिर की ले रहा है। अगर ऐसा कुछ होना मुझे बताना। तुम्हारे ससुर जी न्यायाधीश हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस घर में, ऐसे भी और वैसे भी। वकीलों से भरे ससुराल में पार्वती बचकर रहना, ये तो मैं ऐसे ही धाराएं गिनाते रहेंगे दिन भर, तुम देखना। ओ ऐसा क्या देवर जी, अब मैं आपको बताऊंगी, आपने फिर से ऐसी फिरकी ली तो पापा जी से कह दूंगी। इस तरह हंसी मजाक के साथ दिन गुजरते हैं। एक दिन पार्वती शाम को बाजार से सब्जी लेने गई थी तो कुछ टपोरी लड़के गाना गाकर उसे छेड़ने लगते हैं, पीछा करते हैं। हाय नखरा तेरा नी, हाय रेटेड गबरू नुमारे, हाय नी मुझे पागल हो गई नी, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। ओ मेरी जाने मन, क्या बदतमीजी है, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अब गुड़ के पीछे मक्खियां नहीं चिपकेंगी तो कहाँ जाएंगी? और हम कहाँ जाएंगे, हम जैसे जवान मुस्तंडे। लगता है तुम्हें पता नहीं है, मेरा ससुराल वकीलों से भरा हुआ है। तुम्हारी हरकत के बारे में बताया ना तो कहीं मिलोगे भी नहीं। ऐसा क्या? मोंटू एक कदम आगे बढ़ाता तो पार्वती शोर मचाकर पब्लिक के चप्पलों से उसे पिटवा देती है और घर आ जाती है। शाम को डिनर बनाने के बाद पार्वती अपने पति और सास को यह हादसा बताती है कि जेठ भी सुन लेता है। क्या उस कबाड़ी की इतनी हिम्मत? बताओ पार्वती वो कहाँ है? उसको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं क्रिमिनल एडवोकेट, ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा कि कहीं का नहीं रहेगा वो। हाँ भैया, धारा 354, 354A, 292 के तहत मामले में अंदर किया जा सकता है। और क्या बहू, मैं तो उसे वहीं मार डालती, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लूंगी। तुम्हारी सास फैमिली कोर्ट वाली है तो, लेकिन महिलाओं का साथ भी देती है हमेशा। जेठ जी, शिवम जी, माँ जी, आप तीनों शांत हो जाइए। उस बदमाश को मैंने वहाँ चप्पलों से पिटवा दिया और कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। पक्का पार्वती, उसने तुम्हें ज्यादा तो नहीं छेड़ा था ना? तुम्हारा ससुराल वकीलों से भरा हुआ है, उस पर तो झूठे केस भी लगवा के अंदर करवा देंगे हम। अरे आप सब टेंशन मत लीजिए, अब आप सब बैठ जाइए, मैं चाय पकौड़े ले आती हूँ। आज मुझे खुशी हुई, मैं इतने गरीब घर से हूँ फिर भी मेरे ससुराल वाले मेरी परवाह करते हैं। फिर पार्वती सबको चाय पकौड़ी बनाकर खिलाती है कि नंद कमरे में बैठी लौकी पढ़ाई करती है। अरे दीदी, आप बाहर क्यों नहीं आ रही है? गर्मा गर्म पकौड़े खा लीजिए ना,
भाभी कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप तो जानती है ना मैं कितनी मेहनत से लॉ की पढ़ाई करके एक अच्छी वकील बनना चाहती हूँ। मेरे घर में सब लोग एडवोकेट है और मुझे भी उनका नाम रोशन करना है। देखना कामिनी, तुम एक दिन बहुत अच्छी वकील बनोगी, बिल्कुल अपने घर वालों की तरह। ये कहकर पार्वती नंद के पास ही चाय पकौड़ी रख देती है। अगले दिन नौकरानी रोटी और सब्जी बनाकर ले जा रही होती है कि सास, देवर और बहू देख लेते हैं। रुक्मणी, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है तू मेरे घर में खाने पीने की चोरी कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? जानती तो हो ना ये घर वकीलों से भरा हुआ है, तुम्हें इसका भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। माँ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और इस पर केस ठोकता हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, अर्पित बाबा मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चाहे तो ये खाना वापस ले लीजिए, मैं तो अपने बीमार बच्चों के लिए खाना ले जा रही थी। नहीं, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि वकीलों के घर में चोरी करने का क्या अंजाम होता है। माँ जी, देवर जी बस कीजिए, उसने किसी सोने या पैसों की चोरी नहीं की, सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी सब्जी चुराई है। इसके लिए आप उसे कैसे सजा दे सकते हैं? थोड़ा तो इंसानियत के बारे में सोचिए। रुक्मणी, जाओ तुम ये खाना ले जाओ और कुछ पैसे भी। छोटी मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पड़ोसी बिजली की चोरी करता है तो वहां पर भी सारे ससुराल वाले वकील बनकर उस पर धारा लगाने की बात करते हैं। केस करने से पहले पड़ोसी उनसे माफी मांगकर बिजली का भुगतान कर देता है। 2 दिन बाद घर में बहू का दोस्त ऋषभ आता है। पार्वती उसे जूस देती है। घर में कोई नहीं होता तो स्लिपरी होने की वजह से ऋषभ गिर जाता है और पार्वती उसे संभालती है कि वो भी उस पर गिर जाती है। तभी घर वाले आ जाते हैं। व्हाट द हेल इज दिस? पार्वती, नाम ऐसा और काम? छी छी छी, तुम अपने वकीलों से भरे ससुराल के पीछे यहाँ आशिकी लड़ा रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही हो ना। धारा 420 के तहत तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। पार्वती, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? बस बहुत हो गया आप सब घर का। वकील क्या हो, धारा पर धारा सुनाते रहते हो हमेशा। वकील ना हो के आफत हो गए। मैं भी बता दूं, आईपीसी की धारा 509 के तहत मैं भी आप लोगों पर कार्रवाई कर सकती हूँ। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं और मुझे भी अपनी तरफ से बोलने का अधिकार है और किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं। वकीलों का काम होता है सबूत पर बात करना और सबूत इस घर के सीसीटीवी कैमरे हैं, पहले उसे चेक कीजिए तब बोलिए। सीसीटीवी फुटेज चेक करते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ससुराल वाले शर्मिंदा होकर बहू से माफी मांगते हैं। पार्वती, आई एम रियली सॉरी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझ पर लांछन लगाया, मेरी गरीबी की वजह से आपने मुझे ऐसा कह दिया। पार्वती अपने दोस्त से ससुराल वालों की तरफ से माफी मांगती है और अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते हैं। पार्वती घर में ठीक से किसी से बात नहीं कर रही थी। शाम को लॉ की पढ़ाई करके कामिनी घर आ जाती है तो उसके हाथ पर कुछ निशान थे। हालत बिगड़ी हुई थी। ये देख पार्वती उससे पूछ लेती है तो नंद बताती है कि उसके साथ छेड़छाड़ी हुई है। जब ये बात वो घर वालों को बताने जाती है तो नंद रोक लेती है। कामिनी, तुम डरो मत, तुम तो खुद वकालत की पढ़ाई कर रही हो, डर कैसे सकती हो? और मेरा पूरा ससुराल वकीलों से भरा हुआ है, तुम चिंता मत करो। नहीं भाभी, मुझे कोई नहीं समझेगा और हमारे घर की इज्जत भी उछल जाएगी। पार्वती कामिनी की कोई बात नहीं सुनती और घर के सभी लोगों को कामिनी की हालत के बारे में बताती है। सबका रिएक्शन ठंडा होता है। कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। मैं ताज्जुब हूँ, घर में इतनी बड़ी बात हो गई है घर की बेटी के साथ और आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरीके से चुप है। जब मस्ती मजाक करना होता है तब तो आपसे वकील लोग खड़े होकर धाराएं गिनवाने लगते हैं और अब खुद की बेटी के टाइम पर चुप हैं। जरा कामिनी दीदी की हालत देखिए। लगता है मुझे घर के वकीलों को छोड़कर बाहर ही मदद मांगनी पड़ेगी क्योंकि आप तो अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। माँ जी, आपने तो कहा था मैं महिलाओं की तरफ से लड़ती हूँ और जेठ जी आप तो क्रिमिनल एडवोकेट हैं और पापा जी जज है ना, तो फिर क्या हो गया आज? हो, अब समझ आया कानून अंधा क्यों होता है। आप जैसे लोग नजर फेर लेते हैं। पार्वती की कड़वी बात सुनकर ससुराल वाले शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगते हैं और वैजयंती अपनी बेटी को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ खड़ी नहीं हो पाई। बहू बिल्कुल सही कह रही है, जिसने तेरे साथ ऐसा किया हम उसे जोड़ेंगे नहीं। हाँ बहू, देख मैं कैसे अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाता हूँ। इसके बाद घर के सारे वकील उस मुजरिम को ढूंढ उस पर केस दर्ज करते हैं और फिर कामिनी को कुछ महीनों में इंसाफ मिल जाता है और आगे जाकर वो एक बहुत अच्छी वकील बनती है।